एसोसिएटिव लॉ इसको कहते हैं, आगे लिखा हुआ है एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। वो ये है कि आप कोई से भी तीन एलिमेंट लें, यू वी डब्ल्यू बिलोंग टू वी, वो चाहे आप उनको लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये सेकंड प्रॉपर्टी भी उसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी ये है, उसको कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी या एडिटिव आइडेंटिटी। उसका मतलब ये होता है कि आप यू का कोई वी का कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर ऑल यू बिलोंग टू वी, कोई एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, वी का एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि आप उसको चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करें चाहे राइट साइड से ऐड करें, आंसर जो है वो यू के इक्वल आए। यानी यू प्लस ई करें या ई प्लस यू करें, आंसर किसके इक्वल आए, यू के इक्वल आए। ठीक है ना। और एडिशन के हिसाब से जो स्टैंडर्ड एडिशन होती है उसके हिसाब से जीरो जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है या एडिटिव आइडेंटिटी होती है, और जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लीकेशन होती है उसमें वन जो होता है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है। आगे देखिए, ये है कि इनवर्स एडिटिव इनवर्स इसको बोलते हैं कि फॉर ऑल यू बिलोंग टू वी माइनस यू बिलोंग टू वी, यानी कोई भी आप वी का एलिमेंट ले लें तो उसका माइनस जो है वो भी उससे बिलोंग करे, यानी उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट है वो भी उससे बिलोंग करेगा। इस तरीके से कि हम उनको चाहे लेफ्ट से ऐड करें या राइट से ऐड करें, आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी के। यानी अगर आपके पास सपोज -1/5 है तो 1/5 भी एलिमेंट उसके अंदर होना चाहिए, ताकि जब उन दोनों को ऐड करें तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी के। अब देखिए अभी तक रिक्वेस्ट आ रही है उसकी एडमिट करने की, तो आप काइंडली टाइम पे ज्वाइन किया करें, फिर वो बोर्ड छोड़ के यहाँ पे उसको एक्सेप्ट कराने आना पड़ता है। अब देखिए उसके बाद है फाइव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये होता है कि आप वी के कोई से भी दो एलिमेंट ले, उनको चाहे आप लेफ्ट साइड से ऐड करें या राइट साइड से ऐड करें, आंसर जो है वो सेम आएगा। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद ये है कि इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो मैंने ऊपर आपको बताया कि ये आगे आके जाके आपको बताता हूँ कि एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें डिफाइंड होनी चाहिए। एडिशन तो पहली प्रॉपर्टी थी जो जिसको क्लोजर लॉ भी बोलते हैं, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये है कि आप कोई भी एलिमेंट ले लें, फॉर ऑल यू बिलोंग टू वी, तो कोई एक स्केलर, कोई भी स्केलर ऐसा हो जब हम उसको यू को उससे मल्टीप्लाई करें तो वो वापस वी का ही एलिमेंट आना चाहिए, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। आगे जो 7, 8, 9 और 10 प्रॉपर्टीज हैं, इनके नाम नहीं है, इनके नाम नहीं है, लेकिन ये भी प्रॉपर्टीज इसमें है। अगर ये 10 की 10 प्रॉपर्टीज कोई सेट सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम उस सेट को वेक्टर स्पेस बोलेंगे और उसका हर एलिमेंट जो है वो वेक्टर कंसिडर होगा। ये 7 प्रॉपर्टी है कि के स्केलर है और यू और बी कोई भी वी के एलिमेंट है। अगर आप यू और बी को प्लस करके के से मल्टीप्लाई करें या लहदा के से मल्टीप्लाई करके प्लस कर दे तो आंसर सेम आना चाहिए। इसके अलावा यहाँ फिर 8 नंबर प्रॉपर्टी जो है, इसमें ये है, ये देखें कि के और एम कोई से दो स्केलर है और उनको ऐड करके यू से मल्टीप्लाई करें, या के को यू से मल्टीप्लाई करें फिर एम को यू से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आना चाहिए। ये भी एक प्रॉपर्टी है। इसके अलावा के और एम दो जो हैं वो हमारे पास स्केलर है, तो आप पहले u को m से मल्टीप्लाई कर लें, बाद में k से मल्टीप्लाई कर लें, या फिर k और m को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद u से मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों का आंसर जो है वो सेम होना चाहिए। 9th प्रॉपर्टी है। 10th प्रॉपर्टी ये है कि जब आप 1 को किसी भी v के एलिमेंट से यानी u से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, u से, u के इक्वल। अब आप कहेंगे कि किसी भी एलिमेंट को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वही एलिमेंट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी मर्जी से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन करेंगे तो हमें इसके डिफरेंस का पता चल जाएगा। इसको बोलते हैं जी स्केलर मल्टीप्लीकेशन, इस प्रॉपर्टी को। अच्छा बेटा पता चल गया। इन 10 प्रॉपर्टी में कोई इशू है तो बोले। अगर कोई भी सेट ये 10 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे और उसके हर एलिमेंट को क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। ये जो आपकी बुक का पेज नंबर आपको बताता हूं उसके ऊपर ये लिखी हुई है, सिर्फ पहली 3-4 प्रॉपर्टीज की तरतीब वहां पे डिफरेंट हो सकती है, बाकी सारा कुछ उसी तरीके से है। ये पेज नंबर है 184, पेज नंबर 184 पे ये वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन बुक के ऊपर लिखी हुई है, पेज नंबर 184। ठीक है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है वेक्टर स्पेस की, आप वहां से भी देख सकते हैं। बुक का जो पेज नंबर 184 है उसके ऊपर ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ जी बेटा, इसमें किसी को कंफ्यूजन प्रॉब्लम है फिर आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। जी भाई, क्लियर है?
यस सर। आगे एक्सरसाइज पे आ जाए। एक्सरसाइज 4.1 है और इसके आपने क्वेश्चन करने हैं 1 से लेकर 12 तक। एक्सरसाइज 4.1 है। आज मॉर्निंग वाले बच्चे थे सर, चूंकि वेडनेसडे को क्विज है तो ये नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो आज जरा थोड़ा कम कराएं, तो फिर हमने क्विज की भी तैयारी करनी है और आप लोगों का भी वेडनेसडे को आपको पता है क्विज है, ठीक है ना। तो वो इसलिए उन्होंने तो एक क्वेश्चन किया था और दूसरा वो खुद थोड़ी देर ट्राई किया है उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने इतना ही काम किया आज। तो ये देखें, एक्सरसाइज निकालें, एक्सरसाइज 4.1। इसके आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक करने हैं। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक करने हैं। ओके सर। ठीक है, देखें यहां पे क्वेश्चन पढ़े जरा, कोई पढ़ेगा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन पढ़े। Let V be the सर 2 मिनट में बुक ओपन कर लो। जी let V be the set of all ordered pairs of real numbers and consider the following addition and scalar multiplication operation on U is equal to U1, U2 and अच्छा, V. तो मैं अब आपको बताता हूँ वो क्या कह रहा है। हमने वी है, वी एक हमारे पास सेट है, ये देखिए ऊपर मैंने लिख दिया, आप जो मर्जी नाम तो इसका वी रखेंगे और आगे आप इसको जिस तरह से मर्जी डिफाइन कर लेंगे, ठीक है ना। ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, ये ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। आप यहाँ पे इसका नाम बेशक एक्स वाई रख लें, ए बी रख लें। ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर से मुराद दिया है कि यहाँ एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। सेट बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है। सेट बी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट है, और यहाँ पे एक्स वाई दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर से, यानी सेट ऑफ रियल नंबर से। और ये ऑर्डर्ड पेयर से मुराद हमेशा ये देखिए, आप उसको ए बी की फॉर्म में लिख लें, एक्स वाई की फॉर्म में ले लें, किसी भी फॉर्म में लिख लें, वो इस तरह से होता है कि पैरेंथेसिस के अंदर आपने एक एलिमेंट होता है, कॉमा सेपरेटेड दो एलिमेंट उसके अंदर होते हैं। अब देखिए आपने जो है इसको उसमें उसने क्या है कि इसकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। एडिशन के लिए देखिए वो दो एलिमेंट ले रहा है, एक क्या है यू है और दूसरा क्या है वी है। चूंकि इसका हर एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होगा तो हम यू को कह लेते हैं कि वो किसके इक्वल है, U1 U2 के इक्वल, और बी को कह लेते हैं कि वो V1 V2 के इक्वल है, और दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, वी से, यानी ये दो एलिमेंट वी से बिलोंग कर रहे हैं। अब इन पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइन कर रहा है। एडिशन इस तरीके से डिफाइन करता है कि यू और वी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे, यानी U1 में V1 ऐड होगा और U2 में V2 ऐड होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब हम किसी स्केलर को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो एडिशन है ये स्टैंडर्ड है, यानी जब हम ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करते हैं तो यही एडिशन यूज होती है कि पहले वाला एलिमेंट पहले में, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हम लोग ऐड करते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर देते हैं और सेकंड एलिमेंट में ऐड कर देते हैं। और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे उसने थोड़ी सी डिफरेंट डिफाइन कराई हुई है। वो इस तरह से कि जब भी किसी एलिमेंट वी के एलिमेंट यू से कोई स्केलर के मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके पहला एलिमेंट जो होता है उसको जीरो कर देता है, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसको के से मल्टीप्लाई कर देता है। जैसे u जो है वो U1 U2 है, तो जब हम k को U1 U2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट u हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, k इंटू U2, यानी इस तरह जिस तरह से आगे सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये उसने गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि एडिशन इनकी, एक तो ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स है, ये गिवन है, और सेकंड ये है कि वो कहता है एडिशन इनकी ऐसी होगी जो स्टैंडर्ड एडिशन होती है। स्टैंडर्ड एडिशन ये होती है कि पहले एलिमेंट में पहला एलिमेंट ऐड हो जाता है, दूसरे एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड हो जाता है। और वो कहता है इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई स्केलर किसी यू से मल्टीप्लाई होता है, यानी एलिमेंट ऑफ वी से मल्टीप्लाई होता है, तो उसका पहला कोऑर्डिनेट जो होता है वो जीरो हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा के से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये गिवन है। आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमने अभी करना है। पहला पार्ट ये है, वो कहता है u प्लस वी फाइंड करो, ये देखो क्वेश्चन के अंदर अगर देखो, और k मल्टीप्लाई बाई यू ये भी फाइंड करो। u उसने खुद दिया हुआ है, u उसने दिया हुआ है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में -1 और 2, और v जो है वो उसने दिया हुआ है 3 और 4, और k की वैल्यू उसने क्या दी हुई है 3, k कोई भी स्केलर है, k 3 है, समझ आ गई है। अब हमने क्या फाइंड करना है, u प्लस वी ऊपर अगर आप देखें तो गिवन स्टैंडर्ड एडिशन के मुताबिक पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो जाएगा, यानी -1 जो है वो 3 में ऐड हो जाएगा, और इसी तरह दूसरा एलिमेंट दूसरे में, यानी 2 जो है वो 4 में ऐड हो जाएगा। तो -1 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के, और 2 प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। तो ये देखिए आंसर आगे फिर एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया।
उसके बाद जब आप इसको के को यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो के की वैल्यू 3 और यू की वैल्यू क्या है -1 और 2। तो ऊपर दी हुई मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक जब पहला एलिमेंट जो है वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट जब वो 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। जी, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। क्लियर है तो भी बताओ कि क्लियर है। क्लियर है सर। जी ठीक है। आगे इसका सेकंड बी पार्ट पढ़े जी। इसका अगर हम बी पार्ट पढ़े तो ये देखिए क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट पढ़े कोई बच्चा पढ़े जी। In words, explain why V is closed under addition and scalar multiplication. जी ठीक है। वो कहता है वर्ड्स में बताओ, यानी इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस बताओ कि वी जो है वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कैसे क्लोज्ड है। अब इसका मतलब है ये देखिए, अगर हम वी के कोई से भी दो एलिमेंट लें, अगर उनको ऐड करें तो वो वापस वी का एलिमेंट आ जाए तो इसका मतलब है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन के। तो ऊपर हमने देखे किया है, अब u और v को जब ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है u1 प्लस v1, वो भी तो एक ऑर्डर्ड पेयर है ना। जब वो इस फॉर्म में आया है u1 प्लस v1 कॉमा u2 प्लस v2, तो ये देखिए यहाँ पे जब आप u1 और v1 को ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा, ये एक रियल नंबर आएगा क्योंकि दोनों रियल नंबर हैं। इसी तरह u2 v2 को ऐड करेंगे तो भी एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पे फिर ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस तरह समझ लें x y रियल नंबर बन जाएगा। इसका मतलब है जब आप दो अकॉर्डिंग टू गिवन एडिशन व्हेन यू ऐड टू ऑर्डर्ड पेयर्स तो आंसर क्या आता है, आगे से फिर एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है, तो वो भी रियल नंबर का ही होगा। तो इसका मतलब है कि ये u1 प्लस v1 जो है ना, ये v जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन के। ये हमें सिर्फ वर्ड में लिखना है कि सिंस अकॉर्डिंग टू गिवन एडिशन द सम ऑफ टू एलिमेंट्स इज अगेन एन ऑर्डर्ड पेयर, यानी जब हम इसके दो एलिमेंट ऐड करते हैं तो आंसर फिर क्या आ जाता है, एक ऑर्डर्ड पेयर ही आ जाता है। इसका मतलब है v जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन के। सेकंड वो कहता है ये भी साबित करो कि v क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लिकेशन जो दी हुई है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन को देखें, जब आप किसी एलिमेंट u को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो u को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये ऑर्डर्ड पेयर को जब आप स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा, दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन रहेगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर ही ना, रहेगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर ही। तो अगर वो ऑर्डर्ड पेयर चाहे पहला एलिमेंट 0 हो दूसरा कुछ भी रहेगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर ही। तो ऑर्डर्ड पेयर का सेट है v, तो इसका मतलब है के यू जो है वो भी किससे बिलोंग करेगा, v से। तो ये इसका मतलब है फिर ये जो है वो क्लोज्ड होगा अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन के। जी बताएं जी, क्लियर है। सर जी आप अपना कर्सर नहीं शो करवा सकते, ऐसे जरा मुश्किल होती है वो ढूंढने में जो आप पॉइंट कर रहे होते हैं। नहीं मैं तो ये देखिए मैं साथ गुड लगा रहा हूँ या अंडरलाइन कर रहा हूँ। नहीं अगर वो जैसे ही हमारा वो कर्सर होता है माउस का, अगर वो शो हो जाए उससे भी आप ऐसे बता दें तो जरा इजी हो जाएगा। बोर्ड पे कर्सर नहीं ना, ये देखिए ये जो मैंने आगे ये पॉइंटर है ना, ये कर रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, ये आपने इन वर्ड्स ही बतानी है। दूसरा ये देखिए आपने ऊपर आपने इसको चेक करना है, ये जो गिवन है ये देखिए, ये जो गिवन है मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए इसको मैं मिटा के फिर लिखता हूँ इसको। असल में मॉर्निंग वालों को तो सामने लिख लिख के बता रहा होता हूँ, तो आपकी दफा बाई चांस ये लिखा होता है तो इस वजह से जो है वो गुजारा जरा हो जाता है, जरा काम थोड़ा सा इससे स्पीड अप हो जाता है, जल्दी हो जाता है। मॉर्निंग वालों का टाइम लगता है क्योंकि उसका मैं साथ साथ लिख रहा होता हूँ। ये तो -1 है। ये देखिए ना, यही चीज आपने ये क्वेश्चन में गिवन है कि जब हम u और v को ऐड करते हैं तो ये देखिए u प्लस v किसके इक्वल आ जाएगा, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये किसके इक्वल आ जाएगा, u1 प्लस v1 कॉमा u2 प्लस v2। तो अगर आप देखें तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर ही आया, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर के उसका एक एलिमेंट होता है दरमियान में कॉमा फिर दूसरा एलिमेंट होता है। u1 और v1 को जब आप ऐड करेंगे तो एक एलिमेंट ही आएगा ना, ये देखिए नीचे आपने किया भी है, ये देखिए जिसको मैंने अभी अंडरलाइन किया, तो आंसर किस में आया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। इसका मतलब है v जो है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन के, यानी आप उसके दो कोई से भी ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर फिर ऑर्डर्ड पेयर में ही आएगा और वो होंगे भी रियल नंबर के। तीसरा ये है कि उसमें ये देखिए के यू क्या दिया हुआ था, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। के यू इस तरह से दिया हुआ था कि जब आप के को यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए के को जब आप u से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पहला एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन में गिवन है 0 हो जाएगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k इंटू यू। तो ये देखिए ये भी फिर एक ऑर्डर्ड पेयर ही आया, बेशक पहला एलिमेंट इसका हमेशा 0 होगा लेकिन बनेगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर, इसका मतलब है ये भी v का एलिमेंट होगा।
तो इससे साबित होता है कि ये क्लोज्ड है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जी भाई क्लियर हुआ है? जी सर क्लियर है। नेक्स्ट सी पार्ट पढ़ें जी, इसका सी पार्ट पढ़ें। पढ़ेगा कोई? सर मैं पढ़ता हूँ। जी जी पढ़ें। Since addition on V is the standard addition operation on R square, certain vector space axioms hold for V because they are known to hold R square. Which axioms are they? अच्छा पहले ये आपने बात याद रखनी है, जो आर स्क्वायर है ना, ये जो सिंपल आर है, ये जो सिंपल आर है, ये तो सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। जो आर स्क्वायर है ना, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है, लेकिन ये क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ये बेसिकली जो क्वेश्चन में गिवन था ना, ये जो क्वेश्चन में वी गिवन था वो आर स्क्वायर था, ठीक है। आर स्क्वायर से मुराद ये होता है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और अगर आर क्यूब हो तो वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपल होता है, ठीक है। वो आगे मैं ये चीजें लिख देता हूं। अभी आपको कहता है कि चूंकि इसकी एडिशन जो है वो स्टैंडर्ड एडिशन है, ये देखिए एडिशन उसने दी हुई है कि दो एलिमेंट को जब हम ऐड करते हैं, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, जब दो एलिमेंट को हम ऐड करते हैं तो पहले में पहला ऐड हो जाता है, दूसरे में दूसरा, तो आंसर जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आता है। तो कहता है चूंकि ये एडिशन स्टैंडर्ड एडिशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं है। जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें जब आप किसी एलिमेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है दूसरे से भी, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि जब आप के को यू से मल्टीप्लाई करते हो तो पहला ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरे से यू के जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कहता है वो एक्सियम, चूंकि इसकी एडिशन स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड एडिशन से रेलेवेंट वो एक्सियम्स बताओ जो इसमें सेटिस्फाई हो रहे हैं, यानी स्टार्ट वाले। तो उसमें देखिए इसमें एसोसिएटिव लॉ जो है, चूंकि वो एडिशन का एडिशन के हिसाब से होता है एसोसिएटिव लॉ, तो वो इसमें सेटिस्फाई हो जाएगा। यानी आप चाहे लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो सेट ऑफ रियल नंबर्स ने ऐड होना है, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो एसोसिएटिव लॉ जो है वो सेटिस्फाई करता है। सेकंड पे आ जाता है कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ का आपको पता ही है कि चाहे आप उसको लेफ्ट साइड से दो रियल नंबर्स को ऐड करें या राइट साइड से, तो वो भी होल्ड कर जाना है। इसके अलावा आइडेंटिटी एलिमेंट भी, चूंकि आप जीरो जीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि जीरो जीरो आप जिस भी ऑर्डर्ड पेयर में ऐड करेंगे आंसर वही ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आ जाता है जी इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स ऑफ एलिमेंट इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा कि ये देखिए, अगर हमारे पास u और v है, या u1 u2 है, तो जो माइनस u वो क्या हो जाएगा, माइनस u1 और माइनस u2, क्योंकि अगर u1 u2 रियल नंबर है तो माइनस u1 और माइनस u2 भी रियल नंबर होंगे। तो जब u में आप माइनस u ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 0, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है ये वाले 1 2 3 और 4, ये चार प्रॉपर्टीज यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट यू नीड टू टेल कि कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये चारों की चारों टोटल ये 10 प्रॉपर्टीज है। 10 में से पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और छठी प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर लॉ किया विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसको वैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। और आगे जो बाकी इनके दरमियान प्रॉपर्टीज है वो एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट है, वो भी ये वाला सेट जो है वो सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद डी पार्ट इसका देखें जी। डी पार्ट पढ़े क्या कह रहा है जी भाई, कोई पढ़ेगा? Show that axioms 7, 8 and 9 hold. हाँ हाँ, वो कहता है अब ये भी शो करो कि 7 8 9 जो है वो तीन एक्सियम जो 7 8 9 है ये होल्ड कर रहे हैं। 7 8 9 जो तीन एक्सियम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। डी पार्ट में वो कहता है 7 8 9 जो एक्सियम्स हैं वो होल्ड कर रहे हैं। ये देखिए 7 नंबर एक्सियम्स ये है, 8 नंबर ये है, वो आप बुक से देखें आपको नजर आ जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। और 9 नंबर एक्सियम ये है। पहले हम 7 को देखते हैं कि ये कैसे होल्ड कर रहा है। इसका तरीका ये होता है कि बेशक आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड बना लें, या लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लें, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई कर लें, और एंड पे ये साबित करने की ये दोनों इक्वल आ गई। तो पहले हम देखें लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड देखें आप लोग इस एक्सियम की, एक्सियम नंबर 7 की, तो उसमें देखें आप, तो आप पहले u और v आपस में ऐड हो रहे हैं,
u और v क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। u को आप ले लो u1 u2 ऑर्डर्ड पेयर में, और v को ले लो v1 v2। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो जो गिवन एक रूल है उसके मुताबिक u1 में v1 ऐड हो जाएगा और u2 में v2 ऐड हो जाएगा, तो ये u प्लस v आ जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है पूरी, उसमें क्या है, ये जो ऊपर आपने u प्लस v कैलकुलेट किया है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, k से, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरह से k लिख दें, और अगर u प्लस v जो है वो ऊपर आपने इसको लिखा है कि वो क्या है, u1 v1 है, कॉमा u2 v2 है। जब आप इसको k मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपने रूल वही अपनाना है जो आपको क्वेश्चन में गिवन हो। तो क्वेश्चन में या तो उसने कहा स्टैंडर्ड एडिशन और स्टैंडर्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो तो आपको पता है, स्टैंडर्ड एडिशन जो ऑर्डर्ड पेयर की होती है उसमें कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो ऐड होते हैं, और जो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें जो स्केलर होता है हर एलिमेंट से ऐड हो जाता है। लेकिन इसमें जब देखें आप लोग इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो पहला एलिमेंट वो जब भी स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन है, पहला एलिमेंट क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट जो है वो u2 प्लस v2 है, वो जब k से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ku2 प्लस kv2 जी। तो अगर आप देखें तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये आ जाएगी 0 कॉमा ku2 प्लस kv2, ठीक है ना। आगे देखिए जो राइट हैंड साइड है उसमें क्या आ जाता है, उसमें पहले आपने राइट हैंड साइड देखे तो उसमें पहले आपने ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया है ना, के यू फाइंड करना है, यानी आपने यू को के से मल्टीप्लाई करना है। तो यू जो है वो किसके इक्वल है, u1 u2 के है। तो जब आप इसको k से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पहला एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर रूल दिया हुआ है कि जब भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट 0 हो जाता है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो u2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ku2 हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप के वी फाइंड करेंगे तो के वी का मतलब है के तो ऐसे लिख लेंगे, और वी की वैल्यू क्या है, v1 v2। ये जब के से मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट जो है उसका 0 हो जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है वो v2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये के v2 आ जाएगा। अब आपने इनको ऐड करना है। अगर राइट हैंड साइड देखें तो के यू और के वी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो जब आप ऐड हो रहे हैं तो इसमें एडिशन जो है वो स्टैंडर्ड है, यानी 0 में 0 ऐड हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, और के यू टू में के वी टू ऐड होगा तो ये के यू टू प्लस के वी टू आ जाएगा। तो ये देखिए, अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। क्लियर हुआ है कि नहीं बताइए, जहां कहीं कोई कंफ्यूजन है पूछ लें। जी भाई क्लियर हो गया है? यस सर, ओके। आगे देखिए, ये डी पार्ट में एक तो 7th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की है, दूसरी 8th प्रॉपर्टी यहाँ पे इधर मैंने सेट लिखी है, ये देखिए 8th प्रॉपर्टी। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए के और एम दोनों जो है वो स्केलर है, और जब उनको ऐड करेंगे तो आंसर स्केलर आएगा, और उसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, यू से। तो के प्लस एम जब यू से मल्टीप्लाई होगा तो यू चूंकि u1 u2 के इक्वल है, तो ये जब के प्लस एम जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो पहला एलिमेंट क्या आ जाएगा, 0, और दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, k प्लस एम से u2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो k u2 प्लस u2 बन जाएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। राइट हैंड साइड में क्या है, पहले आपने k को u से मल्टीप्लाई करना है, फिर m को u से मल्टीप्लाई करना है। जब आप k को u से मल्टीप्लाई करेंगे तो u चूंकि u1 u2 के इक्वल है तो k इंटू u1 u2 आ जाएगा। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट जो है वो 0, और दूसरा क्या आ जाएगा, k u2, ठीक है ना। इसी तरीके से जब आप एम यू फाइंड करेंगे, एम भी यहाँ के भी स्केलर है और एम भी स्केलर है, यू जो है वो बी जो वेक्टर है उसका एलिमेंट, यानी बी जो सेट है उसका एलिमेंट है। स्केलर से मुराद हम यहाँ पे नॉर्मली जो है वो स्केलर से मुराद रियल नंबर्स लेते हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब देखिए एम इंटू यू, तो यू चूंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में u1 u2, और जब m उससे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लिकेशन का रूल जो ऊपर दिया है उसके मुताबिक पहला एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट है उससे m मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी mu2। अब आपने जो इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है उसमें ku प्लस mu फाइंड करना है। तो ku ये है 0 इंटू ku2 प्लस, और mu क्या है 0 कॉमा mu2। जब इनको ऐड करेंगे तो एडिशन के मुताबिक 0 0 में ऐड हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, और ku2 जब mu2 में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा ku2 प्लस mu2। तो ये इसका देखिए, अगर आप देखें तो जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये आई थी, वो ही राइट हैंड साइड है, यानी कि ये आई है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, अगर क्लियर है तो बताएं कि क्लियर है। क्लियर है सर। आगे देखिए 9th इसका
डी की जो है वो उसमें उसने 7 8 9 प्रॉपर्टी का कहा था। अगर आप बुक में देखें तो 9 प्रॉपर्टी जो है वो ये है के इंटू एम यू, यानी पहले आप एम को यू से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर है उसको के से मल्टीप्लाई करें। तो ऐसे ही होगा कि जब आप पहले आप के को के और एम को आपस में मल्टीप्लाई कर लें स्केलर्स को, और जो आंसर है उसको यू से मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले देखिए हम एम यू फाइंड करते हैं। जब हम एम यू लिखेंगे यहाँ पे, तो एम यू, यू का मतलब है यू वन यू टू, जब इनसे एम मल्टीप्लाई होगा तो पहले वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा और दूसरे वाला एम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एम यू टू हो जाएगा। सेकंड, इसके बाद के इंटू एम यू फाइंड करना है, तो एम यू से हम के को मल्टीप्लाई करते हैं। के इंटू एम यू, चूंकि 0 एम यू टू के इक्वल है, वो लिख लिया। जब इससे के मल्टीप्लाई होगा तो पहला एलिमेंट 0 कर देगा, वो तो पहले ही 0 है, और दूसरे एलिमेंट से वो मल्टीप्लाई होगा, के एम यू टू बन जाएगा। इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड जो है उसको करेंगे, तो राइट हैंड साइड में के मल्टीप्लाई बाय एम इंटू यू है, तो के और एम दोनों स्केलर है, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनका आंसर क्या आ जाएगा, स्केलर। और ये स्केलर जब यू से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखिए ये पहले एलिमेंट को जब भी कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर गिवन डेफिनेशन का पहला एलिमेंट 0 और दूसरे से वो मल्टीप्लाई हो जाता है, के एम यू टू आ जाएगा। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई है। जी भाई, क्लियर हुआ है? जी सर। नेक्स्ट वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी नंबर 10 साबित करो कि नहीं सेटिस्फाई होती। जो प्रॉपर्टी नंबर 10 है ना, वो फेल हो जाती है। ये अभी आपने देखा था कि अगर हम 1 को किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो आंसर तो वही एलिमेंट आना चाहिए, लेकिन इस मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से आंसर वो एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये देखें, हम 1 इंटू यू करते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 इंटू यू। अब 1 इंटू यू किसके इक्वल है, ऑर्डर पेयर के इक्वल है u1 u2। तो जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 भी तो एक स्केलर है, तो वो पहला एलिमेंट उसका क्या बना देगा, 0, और दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब पहला एलिमेंट 0 बन जाएगा तो पहला एलिमेंट 0 आ गया, और 1 इंटू u2 किसके इक्वल आ गया, u2 के। तो ये देखें, जब हमने 1 को u से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आया 0 u2, लेकिन ये u के इक्वल नहीं है, क्योंकि u तो u1 u2 के इक्वल था, लेकिन ये इसका तो पहला एलिमेंट 0 और दूसरा क्या है, u2 है। तो इसका मतलब है ये u के इक्वल नहीं है। तो ये 10th प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। अगर एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो तो फिर हम कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है। यानी ये राइट साइड पे भी तो u की जगह u1 u2 लगा सकते हैं ना? हाँ, तो लेकिन वो फिर इक्वल तो नहीं ना आ रहे आपस में। लेकिन सर अगर हम आइडेंटिटी को उससे मल्टीप्लाई कर दें तो नहीं, आइडेंटिटी तो एक स्केलर है ना बेटा। ये देखो, मैं इसको दोबारा करके देता हूँ आपको, ये देखिएगा। सर मैं कह रहा था कि अगर हम यहाँ पे यूं करें कि दोनों साइडों पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें। नहीं, दोनों साइडों को हमें करना नहीं ना, हमने तो ये प्रूव करना है कि पहली साइड को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो सेकंड यू के ही इक्वल आनी चाहिए। इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला है ही नहीं ना। इसमें देखिए, आप 1 को u से मल्टीप्लाई करें तो आंसर u आना चाहिए। तो 1 को u से मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 इंटू यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू यू। अब चूंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है तो वो क्या आ जाएगा, u1 u2। अब देखिए, जब हम 1 को u1 u2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वो ऊपर दिया हुआ है कि 1 भी तो एक स्केलर है ना, ये भी तो एक रियल नंबर है, तो ये एज अ स्केलर कंसिडर होगा। तो जब भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो पहले एलिमेंट को 0 कर देता है अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन। ये देखिए, जो स्टैंडर्ड है उसमें तो वो दोनों से ही मल्टीप्लाई होता है, लेकिन जो ये गिवन डेफिनेशन है उसके मुताबिक वो पहले को 0 और दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब दूसरे से मल्टीप्लाई होगा तो 1 से u2 मल्टीप्लाई होगी, u2 ही आ जाएगा, लेकिन पहला क्या हो जाएगा, 0। जब पहला 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि ये u के इक्वल नहीं आएगा। जब ये इक्वल नहीं आएगा तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 10 जो है वो क्या हो गई है, फेल हो गई है, यानी होल्ड नहीं कर रही। क्लियर हुआ? जी सर। अच्छा, अब मॉर्निंग वालों ने तो ये कहा था कि सर आज एक क्वेश्चन रहने दो, दूसरा क्वेश्चन हम खुद ट्राई करते हैं। तो आप भी मेरा ख्याल है दूसरा क्वेश्चन अभी खुद ट्राई करें। तो उसके अलावा वो कह रहे थे कि सर आज जरा इसलिए कम कहा है कि वो परसों आपका क्विज है ना, तो क्विज की प्रिपरेशन भी करनी है, ठीक है, तो इस वजह से। तो अच्छा, तो वेडनेसडे को आपका कितने बजे लेक्चर है? जी बताइएगा। सर जी सेकंड लेक्चर होता है जी 3:30 3:30 स्टार्ट होता था ना। तो अब
वेडनेसडे को भी आपका एक्चुअली पता क्या हुआ है, वो थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो आपका 4:30 शुरू होगा, 4:30 पौने बल्कि 4:30 4:15 तक हो सकता है स्टार्ट कर दूं, आपको मैसेज कर दिया करूंगा, ठीक है ना। तो वेडनेसडे को भी आपने ज़हन में रखना है कि आपका लेक्चर जो है वो 4:30 स्टार्ट होगा, ठीक है, जितने बजे आज स्टार्ट हुआ है। तो अभी आप क्वेश्चन नंबर 2 फिर करें ट्राई, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछे, वो अगर कोई प्रॉब्लम आया तो मैं फिर आपको यानी जो वेडनेसडे को लेक्चर है ना टेस्ट के बाद, तो उसमें मैं आपको वो सॉल्व करा दूंगा, लेकिन अभी आप उसको खुद से ट्राई करें, ठीक है। अगर कहते हैं तो फिर मैं आगे करा देता हूं, नहीं तो फिर अगर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो फिर मैं जो है नेक्स्ट जो है वो फिर वेडनेसडे को क्विज लेने के बाद। अच्छा, क्विज जो है आपका, क्विज जो है याद रखिएगा, क्विज आपका ये इसी तरह से मैं ऊपर क्विज लिख दूंगा व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आपने वो क्विज जो है वो सॉल्व करके उसको कैम स्कैन से पिक्स लेके हर पेज पे अपना रोल नंबर लिखना है। तो इसी तरह असाइनमेंट भी आपने हर पेज पे अपना रोल नंबर और नाम लिखना है, और फिर आपने वो मुझे सेंड कर देनी है पिक्स लेके, ठीक है ना। पिक्स लेके आपने मुझे कैम स्कैन से पिक्स लेके उसकी पीडीएफ बन जाती है, तो आपने मेरे नंबर पे उसको सेंड कर देना, ठीक है जी भाई। ओके सर। ठीक है ना। तो अब आप फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको ट्राई करें, अगर ना हो या तो फिर तो कराऊंगा तो आप वेडनेसडे कोई, क्योंकि क्विज के बाद कराऊंगा, क्योंकि आपने अब क्विज की भी तैयारी करनी है, तो आप लोग अभी फिर ऐसा करें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसको ट्राई करें, ठीक है ना। तो अभी छुट्टी नहीं हुई है, छुट्टी आपको तकरीबन 6 बजे से पहले, चलो थोड़ी देर हो जाएगी, जब मगरिब के अजान के वक्त आपको छुट्टी होगी। अभी आप लोग इसको करें, ठीक है ना, जाना नहीं आपने, लीव नहीं करना, तैयारी करें उसकी, इसकी करें, कोई ज्यादा इशू आया तो फिर मैं आपको इसकी भी गाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करें, ठीक है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा पूछे। सर जी ये जो क्विज है वो आपका है? क्या मतलब? नहीं, हमारा लीनियर का क्विज होना है, तो मैंने जरा शायद लेट ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता, ये बताइएगा जरा क्विज अगर आपका है तो। क्विज मेरा ही है, जाहिर है, मैंने क्विज वेडनेसडे का आपको कहा हुआ है ना, वेडनेसडे तक आपने वो सबमिट करानी है, वो जो है असाइनमेंट, वो भी मुझे आपने व्हाट्सएप ही करनी है, ठीक है। अब हर पेज पे अपना नाम और आफ्टरनून लिख लीजिएगा, नाम और रोल नंबर, और आपको क्या बताया कि आपने पिक्स लेके उसकी कैम स्कैन से, फिर उसको आपने पीडीएफ में चेंज करके तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दें, ठीक है जी ठीक है सर, थैंक यू सर। तो टेस्ट भी ऐसे ही होना है, टेस्ट वेडनेसडे को है, आज तो नहीं है, वो स्टार्ट पहले मैं टेस्ट दूंगा, उसके बाद आगे नेक्स्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो आपको सर क्विज की शीट के ऊपर हमने अपना रोल नंबर और आफ्टरनून लिखना है या असाइनमेंट की? दोनों की लिखना है बेटा, हर ओके पेज सर। फिर उसके बाद आपने पिक्स लेनी है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अभी आपने लीव नहीं करना, लीव आपने 10 मिनट कम 6 पे करना है, ठीक है ना। तो अभी आप लोग इसको देखें, टाइम थोड़ा ही है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को भी देखें और क्विज का भी आप उतनी देर देखें, ठीक है। सर सॉरी वेडनेसडे को सर। वेडनेसडे को, ठीक है ना। ओके सर, एक क्वेश्चन है। जी जी पूछें। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो बी पार्ट है, ए पार्ट तो हो गया, बी पार्ट में वो कैसे कि शो दैट ब्रैकेट में 0,0 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हम ये ऐड करवाएंगे यू में या वी में, क्या सिलसिला होगा? असल में चलिए आपको हिंट देता हूँ, वैसे उसने एडिशन जो है वो स्टैंडर्ड नहीं दी हुई, जो स्टैंडर्ड एडिशन होती है ना उसके मुताबिक तो जी, जी। 0 0 जो है वो नल वेक्टर होता है, इसको नल वेक्टर बोलते हैं, कि जिसमें आप किसी भी वेक्टर को ऐड करें, यानी किसी भी एलिमेंट को ऐड करें तो वापस वही एलिमेंट आ जाए, या एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है। तो चूंकि इसमें Yes, उसने स्टैंडर्ड एडिशन नहीं दी हुई, तो स्टैंडर्ड इस एडिशन के मुताबिक जो है ना वो 0 0 जो है वो नल वेक्टर नहीं होगा, यानी वो 0 नहीं, 0 से मुराद यहाँ पे नल वेक्टर है, यानी जो ऑर्डर पेयर 0 सही। 0 है, समझ आ गई ना। बल्कि इसका वैसे जी, आएगा जी। -1 और -1, आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके हो गया सर। सर अभी क्लास होनी है या फिर नमाज पढ़ के? हाँ जी, अभी नमाज का टाइम तो नहीं हुआ, अजान होती है तो फिर आप लोग लीव कर जाइएगा।
ये कई बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं या पहले बीच में लीव कर गए थे शायद।